स्वागत है द बोर्ड कोचिंग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। हिंदी का पेपर आप लोग देने वाले हैं 24 फरवरी को, तो उसी के बारे में है आज की इस वीडियो में। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हिंदी का पेपर है उसका पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। कोड आप देख सकते हैं 801 DK कोड है। पूर्णांक जो है आपका वो कितने नंबर का है? 70 नंबर का जो है वो पूर्णांक है पूरा, और इसी का सोल्यूशन है। 3 घंटे 15 मिनट का समय जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, कोड क्या है? 801 DK कोड है। इसी पेपर का पूरा सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट में आप जानते ही हैं कि जो 15 मिनट है वो केवल पढ़ने के लिए होता है, बाकी 3 घंटे में आप लिख सकते हैं। अगर आप पेपर को, प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में डिवाइडेड होता है, विभक्त होता है। देखो जैसा कि आपको पता है कि जो खंड आ है उसमें क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 20 नंबर के। 20 नंबर के क्या होते हैं? 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और इनका सोल्यूशन आपको कहाँ करना रहता है? OMR शीट पे करना रहता है, इनका जो पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, और किससे करना रहता है ये बात आप ध्यान रखना। किससे करना रहता है? बॉल पॉइंट कलम से करना रहेगा। और वो कलम कौन सा हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, मींस नीला और काला पेन हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, इसी पेन से करना है। और बॉल पॉइंट पेन जेल वगैरह से मत कर देना, और जो पॉइंट वाली पेन होती है उन्हीं से ही करना है। आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? खंड आ के जो प्रश्न पत्र है उनके निर्देश प्रदत्त OMR का उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है, और व्हाइटनर का प्रयोग और साथ में इरेजर का, क्या लिखा है? काटे तथा इरेजर का प्रयोग ना करें। जाहिर सी बात है, जब आप OMR शीट भर देंगे आफ्टर ऑल उसमें क्या करना है, उसमें जो इरेजर है, व्हाइटनर है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है। और 50 अंक के जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनका सोल्यूशन आपको करना है, कॉपी पे करना है। आप जानते हैं कि 20 नंबर के MCQs आते हैं और 50 नंबर के वर्णनात्मक लिखने वाले प्रश्न आते हैं, तो उनका सोल्यूशन करना है। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, शुरू तक करते जाइए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय वेस्ट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपके जो MCQs हैं उनका सोल्यूशन आपके कराते हैं। देखो जो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका पूरा सोल्यूशन जो है वो कराते हैं। ठीक है, तो खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 20 नंबर का प्रश्न है। इसका पूरा सोल्यूशन जो है एक एक करके हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शुक्ल युग के, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक है। पहला ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रेमचंद, और तीसरा क्या है? गिरिधर दास, और चौथा क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। तो इनमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि शुक्ल युग के लेखक। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक है कौन है? भाई कफन और पूस की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, और तीसरा है सुदर्शन, और चौथा है यशपाल। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि कफन और पूस की जो रात है वो कहानी विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलो ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर हम बताने वाले हैं आपको। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। भाई सिंदूर की होली जो है वो नाटक विधा पर आधारित रचना है, और इसके नाटककार कौन है ये आपको बताना है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामकुमार वर्मा, और तीसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और चौथा ऑप्शन दिया गया है हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंदूर की जो होली है वो किसके द्वारा लिखित है? वो लिखित है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का बेटा? इस नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो राइट है, तीसरे नंबर क्वेश्चन का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन है रूस में 25, क्या लिखा है? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। ये किस विधा पर आधारित है? तो यात्रा व्रत पर आधारित है ना, यात्रा वृत्तांत है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा है प्रभाकर माचुबे, और तीसरा है रामवृक्ष मैनपुरी, और चौथा है राहुल शंकरत्यायन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप कमेंट में बताते चलें, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राहुल शंकरत्यायन। रूस में 25 मात्र जो यात्रा व्रत है, इसके लेखक राहुल शंकरत्यायन जी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में दिखाते हैं। देखो ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन के बारे में आइए बताते हैं आपको। क्या है? बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक हैं। क्या है? बाजे पहलिया घुंघरू के जो लेखक हैं वो कौन है ये आपको बताना है। तो चलो पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, और चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, और पांचवा ऑप्शन है रामवृक्ष
बेनपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, है ना, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर है ना, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। पहला ऑप्शन है क्या है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, फिर मिश्र बंधुओं ने, फिर रामचंद्र शुक्ल ने, फिर जॉर्ज ग्रिसियन ने, है ना। तो किसने कहा, आप जानते हैं कि जो अलंकृत काल है उसको रीत काल को किसने कहा, किस विद्वान ने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर 2025 में बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आपको दिखाता हूं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेना आप, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालीन कवि देव की नहीं है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो रीतकालीन कवि है देव इनकी नहीं है। तो पहला है कवि प्रिया, दूसरा है भाव विलास, तीसरा है भवानी विलास और चौथा है रस विलास। तो ये जो तीनों कृतियां हैं वो देव की हैं और कविप्रिया जो है, कविप्रिया ये नहीं है। तो यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कविप्रिया, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 देखो, द्विवेदी युग की विशेषता या प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है। पहला है इतवृत्तात्मकता, फिर श्रृंगार एवं प्रेम, फिर तीसरा है नारी सौंदर्य का चित्रण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप बताएंगे। तो द्विवेदी युग की अगर बात की जाए, द्विवेदी की प्रवृत्ति की, तो क्या है इतवृत्तात्मकता, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इतवृत्तात्मकता। ओके चलो आगे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि आगे क्या होने वाला है क्वेश्चन, उसको आपको देखना है। चलो देखते हैं, जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, 1943 में, क्या है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने, और आगे है तीसरा है प्रभाकर माचुबे ने, और डी नंबर है गिरजा कुमार माथुर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा, जो 1943 में प्रकाशित तार सप्तक है उसका संपादन किसने किया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने किया, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का, 9 नंबर क्वेश्चन का। चलो आगे दिखाता हूं आपको 10 नंबर क्वेश्चन, राम की सत्य पूजा व कुकुरमुता किसकी रचना है, किसकी रचना आपको बताना है। ए नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, फिर बी नंबर जयशंकर प्रसाद की, और डी नंबर क्या लिखा है राम नरेश त्रिपाठी की, और डी नंबर महादेवी वर्मा की। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, तो राम सत्य की पूजा, एक मिनट, राम सत्य की पूजा और कुकुरमुता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो क्या लिखा है, ये पंक्तियां हैं और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन में ये पंक्तियां दी गई है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपयुक्त पंक्तियों में आपको क्या बताना है, रस बताना है। तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। पहला वीर रस, दूसरा करुण रस, और तीसरा क्या है श्रृंगार रस, और डी नंबर हास रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा हास्य रस, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का, 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। चलो आगे दिखाते हैं आपको, आगे जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो पढ़ो पहले। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एक बार फिर से पंक्तियां पढ़ना, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनके लगा और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर क्या हुआ, जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। पहला अलंकार उपमा अलंकार है, दूसरा रूपक है, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा श्लेष अलंकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जो अलंकार है क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, इस पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे अगर क्वेश्चन आपको दिखाना हो, चलो आगे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिश नयन और करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर सोरठा, बी नंबर दोहा, सी नंबर रोला और डी नंबर कुंडलिया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में, है ना। उपयुक्त पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो सही आंसर इसका क्या है, चलो मैं बता दे रहा हूं। इसका सही आंसर जो है वो सोरठा, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट जो आपके बोर्ड पेपर 2025 में बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है।
आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है अनुकरण, दूसरा है अनुशासन। तो इन दोनों में अनु शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है। अगर आगे आपको दिखाना चाहे, आगे ऑप्शन आपको दिखाना चाहिए तो आगे आप देख सकते हैं ये है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर अनुत्तीर्ण भी है और अनुवाद भी है। तो इसका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुत्तीर्ण जो है इसमें अनुशब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलकंठ, त्रिनेत्र, चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। इन तीनों में कौन सा समास है ये आपको बताना है। क्या है? नीलकंठ, त्रिनेत्र और चतुर्भुज में समस्त प्रयुक्त समास है। कौन सा समास है? ऑप्शन दिया गया, पहला द्वंद्व है, दूसरा बहुब्रीहि है और तीसरा द्विगु है और चौथा अव्ययीभाव है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? बहुब्रीहि है। नीलकंठ, त्रिनेत्र और चतुर्भुज इन तीनों में जो समास है वो बहुब्रीहि है। चलो आगे का क्वेश्चन आपको दिखाता हूं क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसकी बात की गई है? नहीं की बात की गई है, नहीं है। तो पहला नीरद तोयद, फिर है अम्बुद पयोद, जलद पयोद और क्या है? जलज पंकज। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अगर सही आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये किसका है? ये है पंकज का, सॉरी ये है कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? जलज जो पंकज है वो किसका पर्यायवाची है बेटा? कमल का है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन है, युष्मद् तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। क्या है? युष्मद् तुम सर्वनाम शब्द का जो तृतीय एक वचन रूप है वो क्या होने वाला है? इसका सही आंसर आपको जो है वो बताना है। पहला है युवाम, दूसरा है त्वा और तीसरा है त्वत् और चौथा है तुभ्याम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो युष्मद् तुम है और इसका तृतीय एक वचन रूप क्या हो जाता है? त्वा हो जाता है। यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का बेटा? बी ऑप्शन जो है सही है। किस नंबर क्वेश्चन का? 17 नंबर क्वेश्चन का। तो आप ये याद कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का क्या प्रकार है? तो आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य है, तीसरा संयुक्त वाक्य है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का बेटा? किस नंबर क्वेश्चन का? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलो आगे देखते हैं आगे क्या। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताना है आपको। पहला है कर्तव्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्यवाच्य है ना। महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? कर्तव्यवाच्य होने वाला है। यानी ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का? किस नंबर क्वेश्चन का? 19 नंबर क्वेश्चन का। ओके चलो आगे दिखाते हैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको आपको देखना है। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है ना। वह अचानक चला गया और इसमें जो अचानक शब्द है ना उसका व्याकरणिक परिचय क्या है ये आपको देना है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दिखाता हूं अगले स्लाइड पे। तो चलो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना ये। चलो तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण और क्रिया। तो इसमें जो अचानक शब्द है वो उसका व्याकरणिक अगर परिचय देना हो तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। वो अचानक जो है वो विशेषता बताई जा रही है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का? 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट थे। आई होप आप इनको तैयार करेंगे और अपनी प्रिपरेशन 2025 बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से करेंगे। ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वर्णनात्मक प्रश्न है। इसका अगर आपको सोल्यूशन करना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। देखो खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 गद्यांश रहते हैं, उनमें से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित, है ना। क्या लिखा है देखो, इसको अगर पढ़ोगे तो देखो, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्याल होता है वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता की अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और तब जो स्थान रिक्त होता है उस स्थान पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन गद्यांश है ना। ये क्या है? गद्यांश है और इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। आपको संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ लिखना अगर आपको नहीं आता है तो बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात अगर पहचानना हो तो देखो ये ईर्ष्या है, यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ से है। आप जान गए ईर्ष्या को समझ के ये जान गए गद्यांश पहचानने का जो बढ़िया तरीका है वो यही है
कि ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या शब्द आपको दिखा, तो इससे ये आपको पता चलता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इस पाठ से लिया गया है। अगर इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे, क्योंकि गद्यांश की बात की जा रही है आप देख सकते हैं, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस नामक चैप्टर से लिया गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया, पाठ से लिया गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके लेखक कौन है बेटा, अगर इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ध्यान रखना, दिनकर ये इसके लेखक है। तो इस प्रकार आपके कितने नंबर, अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप हेडिंग डाल देंगे, क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या डाल देंगे। और इसमें क्या लिखेंगे लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको इसकी व्याख्या याद नहीं है तो आप इसी गद्यांश को अदल बदल के मतलब क्या, मतलब जैसे पर्यायवाची शब्द होता है ना, तो इनमें पर्यायवाची जो शब्द हैं उनको अदल बदल के आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कर देंगे, तो आपके 2 नंबर इसमें भी पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। फिर है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, तो इसको पढ़ेंगे। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि वह इस प्रकार दूसरे लोगों और जनता अथवा व्यक्तित्व की आंखों से गिर जाए, है ना, दूसरों को गिराने के लिए वह निंदा करता है, तो ये बात याद रखना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये पहला गद्यांश, ठीक है। चलो अगला अगर दिखाएं तो अथवा करके ये वाला गद्यांश है, आप इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है वह केवल, ये सारा गद्यांश पढ़ लेंगे। इसका संदर्भ अगर लिखना है तो मैं बता दे रहा हूं कैसे आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस प्रकार 2 नंबर आपके इसके कंफर्म हो गए। इन दोनों में से कोई एक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अथवा लिखा भी है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर आगे गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर देंगे। फिर कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, पैरों में बंधी चक्की के समान से होती है ना। बुरी संगत की तुलना की गई है किस, पैरों में बंधी चक्की के समान से, जो कभी भी छोड़ती नहीं है और हमेशा क्या करती है, अवनत के गड्ढे की ओर गिराती रहती है, उन्नत की तरफ नहीं ले जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे आप पद्यांश आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो अब जो है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करना है, तो आप पढ़ सकते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सन्नाटों के सौंपे हर डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर, देना तुम फेंक और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जामे वीर अनेक। आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। सोल्यूशन मैंने करना बता दिया। देखो अगर इसमें क्या लिखा गया है, पद्यांश का संदर्भ लिखना मैंने सिखा दिया कि पाठ का नाम याद कर लो और लेखक का नाम, इससे पता चल जाएगा। फिर पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है ये भी मैंने बता दिया है। फिर पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है, तो वो आप लिख देंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, अथवा करके कौन सा क्वेश्चन है। अथवा करके ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो अथवा ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, अथवा है ऊधो जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पाठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। फिर है ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने, है ना, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भार आने, हमसो कहीं कहीं हम सह के जिए गुण ले हुसैने, और कहाँ अबला कह दशा दिगंबर नष्ट करो पहचाने। तो आई होप आपको ये पद्यांश समझ के क्या याद आया, पद नामक पाठ से दिया गया है। और इसके लेखक कौन है बेटा, सूरदास जी। कौन है, सूरदास जी हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। तो देखो इसका क्या करना है, आपको देख सकते हो आप, ये पूरा पैसेज है और इसमें क्या करना था आपको, देखो इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना था। तो संदर्भ आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो इस तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो व्याख्या करना बहुत ही ईजी है। मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कि कैसे गद्यांश और पद्यांश को हल करते हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे आपको दिखाता हूं, ब्रज नारियन सो जोग कहा, तो इसका क्वेश्चन आप कैसे दे देंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है वो यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट वीडियोस थी, पेपर कोड जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस पेपर का सोल्यूशन आप करेंगे अगर आप 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, द बोर्ड कोचिंग
अपना बोर्ड कोचिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं PDF भेज दूंगा और उसके बाद इसका पूरा सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करते रहें। हाँ, और कमेंट में आप ये बात जरूर बताएंगे क्या इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए, क्या इसका आगे का सोल्यूशन चाहिए। जैसे इसमें महत्वपूर्ण निबंध हो गए, पत्र लेखन हो गया, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो गया है ना, और जो सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका सोल्यूशन मैं करा दूंगा, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद।